अब कैसी तबीयत है बाबा की? डॉक्टर जैसे ही आईसीयू से बाहर निकला, ताबिश उसकी जानिब भागा था। डॉक्टर का झुका चेहरा और चेहरे पर मंडलाते स्याह बादल ताबिश के सवाल का जवाब दे गए थे, लेकिन वो उनके मुंह से सुनना चाहता था। जवाब वो जानता था, लेकिन उसने दिल से तमन्ना की थी कि उसके सवाल का जवाब गलत आए। डॉक्टर ने जैसे ही निगाह उठाई, ताबिश के आसाब जवाब देने लगे थे। डॉक्टर ताबिश के कंधे पर हाथ रखता, हिम्मत मुश्तमे करता, कुछ बोलने के लिए खुद को तैयार करने लगा। इब्तिहाज जैसे ही घर पहुंचा, हर तरफ चीखो पुकार और शोर था। रोने की आवाजें हर तरफ फैली हुई थी। इब्तिहाज सारिया बेगम की तलाश में लाउंज में दाखिल हुआ, लेकिन सामने पड़े सफेद कपड़े से ढके वजूद ने उसके कदम दरवाजे पर ही मुंजमद कर दिए थे। हाकिम खान का जस्दे खाकी इब्तिहाज की आंखों के सामने था। सारिया बेगम की नज़र जैसे इब्तिहाज पर पड़ी, आंधी तूफान की तरह उस तक पहुंचती कहकहे लगाने लगी। इब्तिहाज हैरत से उनकी जानिब देखने लगा। आई एम सॉरी, हम आपके फादर को नहीं बचा सके। डॉक्टर ताबिश को हौसला देता आगे बढ़ गया। अरसला बेगम पथराई आंखों से ताबिश के साकित चेहरे की जानिब देखने लगी। सारिम आगे बढ़ता अरसला बेगम से लिपट कर रोने लगा था। अम्मा, हमारी इज्जत के साथ साथ आज हमारे बाप को भी मार गई हमारी इकलौती बहन, जिसे हमने शहजादियों की तरह रखा, मोहब्बत दी, मान दिया, और देखें क्या सिला दिया आज उसने हमारी मोहब्बत का। ताबिश आंसुओं के दरमियान तंजिया मुस्कुराता हुआ गोया हुआ। अरसला बेगम खामोश बैठी ताबिश के हिलते होंठ देखे गई। नोमान साहब को एम्बुलेंस में डालकर घर लाया गया। सफ़े मातम बिछा दी गई थी, लेकिन सुल्तान साहब मुंह सर लपेटे अपनी इज्जत के जनाजे को तरजीह देते कमरे में बंद थे। मरीज़ा के रिश्तेदारों को इत्तला करनी चाहिए, लेकिन इसका तो कोई अता पता है ही नहीं हमें। इमामा को गवर्नमेंट हॉस्पिटल में एडमिट कर लिया गया था, लेकिन उसके पास ऐसी कोई चीज़ नहीं है जिससे हमें थोड़ा बहुत भी इशारा मिल सके इसके घर वालों के बारे में। डॉक्टर मुसलसल इमामा के बारे में तशवीश का इजहार कर रहे थे। ऐसा करते हैं, वहाँ मौजूद लोगों में से किसी को बुलाकर दरियाफ्त कर लेते हैं, लेकिन ऐसा कैसे मुमकिन है? हम उनमें से किसी को नहीं जानते। वहाँ ज़्यादातर लोग मुसाफिर थे, और अगर कोई इस लड़की को जानता भी होगा तो इसके घर इतलाफ ऑलरेडी कर चुका होगा। हम कुछ वक्त इंतज़ार कर लेते हैं। कमरे में मौजूद नर्सें आपस में गुफ्तगू कर रही थी। 24 घंटे के मुसलसल इंतज़ार के बाद इमामा को लावारिस लाशों के दरमियान फेंक दिया गया। ताबिश प्लीज़, हमें इमामा को ढूंढने की कोशिश करनी चाहिए। पता नहीं किस हाल में होगी हमारी बच्ची। नोमान साहब की वफ़ात के 1 हफ्ते बाद अरसला बेगम आज फिर ताबिश के सामने मिन्नत समाजत करने में मसरूफ़ थी। अम्मा, उसका नाम मत ले मेरे सामने। अगर कहीं मिल भी गई तो मैं जिंदा ज़मीन में गाड़ दूंगा उसे। ताबिश गुस्से से बेकाबू होता मुठ्ठियाँ भींचते हुए बोला था। बहन है वो तेरी, और कौन सा अपनी खुशी से गई है? अगवा हुई है ना वो। बाप मर गया है तेरा इसी गम में। अरसला बेगम चादर के पल्लू से मुंह छुपाते सिसकने लगी। हाँ, ठीक कहा आपने, उसके गम में मर गया मेरा बाप। कातिल है वो मेरे बाप की। आवारा लड़के के साथ निकल गई है, आवारा लड़की कहीं की। और आप कहती हैं अगवा हुई है? 2 बार आया है वो हमारे घर। पता नहीं क्या पट्टा पढ़ाया है उसने जो दोबारा उसके साथ निकल गई है बाहर। पहले कम कलक मली थी उसने हमारे मुंह पर। 1 हफ्ता हो गया अम्मा अब्बा को मरे हुए, लेकिन वो तो अपनी जिंदगी की रंगीनियों से लुत्फ ले रही होगी। बहुत प्यार दिया था ना हमने उसे, अब उस प्यार का सिला मिल रहा है। आज बाप के मरने पर भी उसका मुंह तक देखने नहीं आई। पता नहीं कैसी तरबियत की थी उसकी हमने। हम तो उसे मासूम समझ रहे थे, लेकिन वो मासूम अपनी चालाकियों से हमारी ही इज्जत का गला घोंट गई है। तबेश, बस कर दो। अरसला बेगम कानों पर हाथ रखकर चीखी थी। क्या हुआ अम्मा? अपनी मासूमा बीबी के बारे में सच और हकीकत जानने का हौसला नहीं हो रहा क्या? घर में तो आप रहती थी ना हर वक्त उसके साथ, आप ही के पास ही थी ना वो। आप ही ने आप ही ने की थी ना उसकी तरबियत, तो फिर ये तरबियत का असर सामने आ रहा है। दिन दहाड़े चांद चढ़ा दिया उसने। अगर जरा अच्छी तरबियत की होती उसकी आपने ना, तो आज ये दिन ना देखना पड़ता हमको। खुद तो हमारे लिए मर ही गई थी, हमारे बाप को भी मार गई आवारा कहीं की। अम्मा, अरसला बेगम खुद पर काबू पाती मुसलसल वार करते ताबिश के गाल पर तमाचा रसीद कर गई थी। बस करो, अब एक और लफ्ज़ भी नहीं सुनूंगी मैं। सारी जिंदगी माँ औलाद के लिए जिंदगी की सख्तियाँ झेलती है, दुनिया के हर सर्द गर्म से महफूज रखती है उसे, हर बुरी निगाह से अपनी बेटी को महफूज रखती है, पैदा होने से अपनी आखिरी सांस तक उसकी ज़ात की खामियों को अपने वजूद की खूबियाँ देकर पूरी करती है। औलाद के लिए ज़िंदगी और मौत से लड़ जाती है, और आखिर में औलाद की एक ज़रा सी गलती पर, कदमों की लड़खड़ाहट पर, माँ की तरबियत पर ही सवाल उठा दिया जाता है। तुम्हारी माँ भी मैं हूँ ना,
मैंने ही की है ना तुम्हारी भी तरबियत, तो फिर तुम ऐसे नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल क्यों कर रहे हो? किस लहजे में बोल रहे हो? मैंने तो तुम्हें ये लहजा नहीं सिखाया था। अरसला बेगम चीखती हुई बोली। उनका कलेजा इमामा और नोमान के दुख पर फटा जा रहा था दर्द से, और ताबिश की बातें ऊपर से यूं महसूस होता था जैसे पिघला हुआ शीशा कान में उड़ेल दिया हो उसने। अम्मा कुछ भी कह लें आप, लेकिन अब वो लड़की इस घर में कदम नहीं रखेगी। मर गई वो हमारे लिए, ऐसा समझिए कि वो कभी थी ही नहीं। ताबिश अपने गाल पर हाथ रखता कमरे से वॉकआउट कर गया। अरसला बेगम सीने पर हाथ रखती बैठती चली गई। क्या हो रहा है मिस साहिबा? हादी जैसे ही लॉन में कदम रखा, उसने एक कुर्सी पर विराजमान साहिबा को देखते उसकी तरफ बढ़ते हुए कहा कि कुछ नहीं, आप यहाँ। हादी के आने से साहिबा की सोच का तसलसल टूटा था। अपने गाल पर फिसलते आंसू को उंगली के पूरों से साफ करती मसनूई मुस्कुराहट चेहरे पर सजाते हुए वो बोली थी, रो क्यों रही हैं ड्रामा क्वीन? उठो यहाँ से और जल्दी से रेडी होकर जाओ, बाहर चलते हैं हम। जब देखो कोनों खुदरों में छुपकर आंसू बहा रही होती हो। बोरिंग लड़की, फटाफट आ जाओ, आज तुम्हें सैर करवाता हूँ, कुछ अच्छा तासुर तो देखने को मिलेगा। हादी शरारती लहजे में बोलता साहिबा को ज़बरदस्ती उठाने लगा। नहीं, मुझे कहीं नहीं जाना, प्लीज़। साहिबा के चेहरे पर एक तारीख साया मंडलाया था। क्यों नहीं जाना? कोई ख़ास वजह? बस मैंने बोल दिया तो बस बोल दिया, और अगर रेडी नहीं हुई तो ऐसे ही घसीट के ले जाऊंगा। कुछ तो रहम खाओ बेचारे बच्चों पर, ऐसे हुलिये में तुम्हें देखकर डर जाएंगे वो सारे। प्लीज़ चलो ना। हादी बज़िद होता साहिबा को शानों से थामे ज़बरदस्ती कमरे की तरफ धकेलने लगा। साहिबा भी मुस्कुराती हुई अपने कमरे की तरफ चल दी। अस्सलाम वालेकुम, शाइन स्टार रेस्टोरेंट में 11 बजे आपका वेट करूंगी मैं। डॉक्टर माया शायान को कॉल करते पैगाम देती। सामने वाले के जवाब का इंतज़ार किए बिना राब्ता मुनक़ता कर गई। ये कौन सा तरीका है बात करने का भाई? कोई ऐसे भी पैगाम देता है? मतलब माया वाकई परेशान है, और परेशानी की वजह क्या हो सकती है आखिर? शायान हाथ में पकड़े मोबाइल की तारीख स्क्रीन को घूरते बुड़बुड़ाया, ये आज भी मेरे पीछे है, अल्लाह जी बचा लें, आखिर ये क्या चाहता है मुझसे? ओ मैडम जी, गाड़ी ध्यान से, आंखें खोल कर चलाओ। माया बैक व्यू मिरर से अपने पीछे आने वाली गाड़ी को देखती, आंखें बंद किए बुड़बुड़ाती सामने से आती गाड़ी में मौजूद उधेड़ उम्र आदमी भर वक्त खुद को संभालता ब्रेक लगाए शीशे से सर निकाले माया की लापरवाही को कोसते हुए बोला था, क्या बात है मोहतरमा, बड़ी खौफजदा नजर आ रही हो। माया के पीछे आती गाड़ी अब उसके बगल में थी। गाड़ी में बैठा नकाब पोश कहकहा लगाते बोला, तो तुम मेरे पीछे क्यों आए हो? जान छोड़ो मेरी। जो बात है वो मेरे बाबा की कारोबारी है, आप उनसे बात करें, जो भी मसला है उनसे डिस्कस करें। आखिर मेरे साथ ये लुक्का छुपी खेलने का क्या मतलब? डॉक्टर माया खुद को मजबूत करती बुलंद आवाज में बोली। सामने वाली गाड़ी रफ्तार बढ़ाए डॉक्टर माया की गाड़ी का रास्ता रोक गई आगे आकर। कारोबारी बात होती तो आज तेरा बाप जिंदा ना होता, और जान अब तुम्हारी उस वक्त छोड़ूंगा जब तुम अपनी जान से हाथ धो बैठोगी मिस माया जफर खान। मेरे इंतकाम की आग अभी ठंडी नहीं पड़ी। तुम्हारा वजूद उस अलाव को रोशन कर देता है। जब तक मैं तुम्हें अपनी माँ की तरह नहीं देख लेता ना, मुझे सुकून नहीं मिलेगा। नकाब पोश गुस्से से बल खाता माया की तरफ बढ़ा और उसकी गर्दन को अपने हाथ में दबोचे वहशत ज़दा अंदाज में बोला, छोड़ो मुझे। डॉक्टर माया अपनी गर्दन पर मजबूत होती उसकी गिरफ्त से खौफजदा होते बोली, अभी से छोड़ दूं? अभी तो आगाज है मेरी जान, अभी तो तुम्हें अपनी मौत को और करीब से देखना होगा। नकाब पोश कहका लगाता पुरस्कार लहजे में बोला, छोड़ो। डॉक्टर माया अपनी बंद होती आवाज में बमुश्किल बोली थी, देखो मौत कितने करीब है तुम्हारे, चंद लम्हों के फासले पर। लेकिन नहीं, मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगा। माजरत, लेकिन मैं भूल गया था तुम्हें। तुम्हें तो एक बार नहीं बार बार मारना है मुझे। देखो अपनी मौत और बताओ कितनी अजियत हो रही है तुम्हें। नकाब पोश दांत पीसता डॉक्टर माया के चेहरे के करीब होता बोला। डॉक्टर माया सुर्ख होती आंखों में अजियत समोए खुद तरसी से उसकी जानिब देखने लगी। नहीं नहीं मरना है, नहीं नहीं मरना नहीं है अभी तुम्हें, अभी तो मेरा जुल्म सहना है। देखो मेरी तरफ, मैं तुम्हारी मौत, अजियत, रुसवाई, आंखें खोलो। डॉक्टर माया बेहोश होते नकाब पोश की बाहों में झूल गई। नकाब पोश उसका चेहरा थपथपाने लगा। पानी। नकाब पोश गाड़ी से पानी की बोतल निकाले माया के चेहरे पर छींटे मारने लगा। डॉक्टर माया नीम बंद आंखें वाह करती लड़खड़ाती आवाज में बोली, जिंदा हो अभी। नकाब पोश कहका लगाता गोया चोट कर गया था। फिर मिलते हैं माय डियर डॉक्टर माया जफर खान।
नकाब पोश माया जफर खान को लंबा खींचता अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ा। डॉक्टर माया की हालत जैसे ही संभली, गिरती पड़ती अपनी गाड़ी तक पहुंची। नकाब पोश अपनी गाड़ी जन से उड़ा ले गया। हेलो, कहाँ हैं आप माया? मैं कब से आपका वेट कर रहा हूँ। गाड़ी में बैठते ही डॉक्टर माया का मोबाइल रिंग हुआ। बमुश्किल कॉल अटेंड करती, कान से लगाई, शायान की आवाज़ सुनने लगी। वो खुद में कुछ बोलने की सकत ही नहीं पा रही थी, गोया हलक में कांटे उगाए हो। सॉरी डॉक्टर शायान, मैं आज नहीं मिल सकती। डॉक्टर माया खांसते हुए बोली। आपकी तबीयत तो ठीक है ना माया? आपकी आवाज़ कुछ अजीब सी लग रही है। डॉक्टर माया शायान की बात पर खुद पर काबू रखते मुंह पर हाथ रखे रोने लगी। हेलो, एनी प्रॉब्लम माया? आप ठीक है ना? शायान माया के अचानक रोने पर बौखलाते हुए बोला था। माया राब्ता मुनक़ता करती एक और नंबर मिलाने लगी। बाबा ड्राइवर को भेज दें, मैं पब्लिक प्लेस पर हूँ, मेरी तबीयत अचानक ख़राब हो गई है, गाड़ी ड्राइव नहीं कर पा रही मैं। डॉक्टर माया जफर खान को कॉल मिलाती खुद पर काबू पाते हुए बोली। क्या हुआ है माया? अगर तबीयत खराब थी बेटा तो घर से निकलने की क्या ज़रूरत थी? मैं अभी आता हूँ, मुझे लोकेशन भेजो। जफर खान मुतफिक्र होते उजलत में अपना कोट और कीज़ उठाने लगे। नहीं बाबा, आप ड्राइवर को भेज दें, मैं आ जाऊंगी और मैं ठीक हूँ। माया गड़बड़ाते हुए बोली। आर यू श्योर माई लिटिल प्रिंसेस? यस बाबा, आई एम श्योर। ओके टेक केयर, मैं अभी ड्राइवर को भेजता हूँ। जफर खान अलविदाई कलमात कहते इंटरकॉम की तरफ मुतवज्जो हुए। तुम वाकई इतनी खूबसूरत हो या मुझे लग रही हो? साहिबा सफ़ेद और गुलाबी रंग के लिबास में मेकअप से पाक चेहरा लिए जैसे ही लॉन में इंतजार करते हादी के पास पहुंची। हादी अपनी तेज धड़कनों के ऊधम पर वह रफ्तगी से साहिबा को देखता जज्ब के आलम में बोला। वाह, तुम शर्माते हुए कितनी क्यूट लगती हो। बाय द वे, तुम पर यह कलर बहुत जच रहा है, नज़र उतार लेना अपनी, क्या पता मेरी ही लग जाए। हादी हया से चेहरा झुकाए खड़ी साहिबा के चेहरे का तवाफ करता शरारत से बोला, लेकिन उसकी आंखें कोई और ही राग अलाप रही थी। तो मिस साहिबा चलें या अब यहीं खड़े रहने का इरादा है? हादी साहिबा के मासूम खिलते हुस्न से नजरें चुराते गाड़ी की तरफ बढ़ा। डॉक्टर जोया की मोहब्बत और शफकत ममता का असर था कि साहिबा रफ्ता रफ्ता जिंदगी की तरफ लौट रही थी। डॉक्टर जोया उसका भरपूर ख्याल रखती थी और हादी वो तो उसका गर्विदा बना नजर आता था। ऐसे क्या घूर रही हो बेशरम लड़की, मशरकी लड़के को? मुझे शर्म आ रही है, नजर लगाने का इरादा है क्या? क्या मैं बहुत खूबसूरत लग रहा हूँ? हादी साहिबा के साथ कदम से कदम मिलाए नर्म घास पर कदम रखता आगे मुसलसल बोलता जा रहा था। साहिबा टिकटिकी बांधे उसे देखने में मसरूफ थी, ताहम हादी उंगली की चुटकी बजाता शर्माने की अदाकारी करते हुए बोला। मुझे तुमसे एक बात करनी है साहिबा। हादी संजीदा होता बोला तो साहिबा बगौर उसका चेहरा देखने लगी। ताहाज खान, बहुत दबदबा है ना लोगों के दिलों में तुम्हारा, लोग डरते हैं ना तुमसे, तुम्हारा मुकाबला करने से। तुम्हारे सामने सीना ताने खड़ा नहीं हो सकता कोई, हरा देते हो तुम लोगों को। तुम बहुत मजबूत और ताकतवर हो ना। देखो, आज एक बेटे से हार कर बाप अपनी नींद सो रहा है। तुम्हारी वहशत और जुनून के सामने घुटने टेक दिए तुम्हारे बाप ने। कितने सुकून से सो रहा है ना तुम्हारा बाप। काश मैं भी इसी सुकून से सो जाऊं। बहुत अच्छा हुआ मर गया तुम्हारा बाप। रोज़ रोज़ के मरने से बेहतर है कि एक ही बार मर गया। अल्लाह ऐसी औलाद किसी को ना दे। माँ की दुआओं में बहुत असर होता है इब्तिहाज खान, और माँ की बद्दुआ औलाद को बर्बाद कर देती है। आज मैं एक माँ होने के बावजूद तुम्हें बद्दुआ देती हूँ कि तुम्हारी औलाद भी तुम्हारे साथ ऐसा ही करे। फिर तुम समझोगे कि औलाद का दुख क्या होता है, ज़िल्लत और रुसवाई क्या होती है। अल्लाह तुम जैसे दरिंदे से सब बेटियों की इज्जत महफूज फरमाए। आज मुझे अपने आंसुओं पर बेहद नदामत है जो मैंने तुम्हारे लिए अल्लाह के सामने गिराए थे। उन दुआओं पर अफसोस है जिनमें तुम्हें रो रो के मांगा था। चले जाओ यहाँ से इब्तिहाज खान, मैं तुम्हारी शक्ल देखने की भी रवादार नहीं हूँ। अगर तुम यहाँ से अभी और इसी वक्त नहीं गए तो मैं मुलाजमों से बोलकर तुम्हें धक्के देकर निकलवा दूंगी। चले जाओ यहाँ से, मर गए तुम्हारे माँ और बाप दोनों। सारिया बेगम अपने आंसू साफ करते जैसे ही पलटी, अपने शाने पर रखे हाथ ने उन्हें रुकने पर मजबूर कर दिया। मॉम, इब्तिहाज गिड़गिड़ाते हुए बुलंद आवाज में रोता सारिया बेगम के सीने से जा लगा। सारिया बेगम ने इन 25 सालों में पहली बार इब्तिहाज को इस कदर रोते हुए देखा था।
उनका दिल पिघलने लगा। वो इब्तिहाज को खुद से लिपटाए हाकिम खान के कफन में लिपटे वजूद के पास ले आई। आखिरी बार देख लो अपने बाप को इब्तिहाज, तुम्हारी अना ने हमें कहीं का नहीं छोड़ा, तुम्हारी अना ने मेरे सर से मेरा ताज छीन लिया, लेकिन मैं माँ हूँ ना, मैं तुम्हें माफ़ करती हूँ। लेकिन तुम उस वजूद से माफ़ी की नवीद कैसे सुनोगे जो तुम्हारी दरिंदगी की वजह से खालिक हकीकी से जा मिला है? क्या कभी खुद को माफ़ कर पाओगे तुम कि तुम्हारा बाप तुम्हारी वजह से मर गया? सारिया बेगम इब्तिहाज के सीने पर वार करती गई। इब्तिहाज आंखें मूंदे सारिया बेगम के तंज में बिछे तीर अपने सीने के अंदर उतारता रहा। सॉरी डैड, मुझे माफ़ कर दें, बहुत बड़ा गुनाह सरजद हो गया मुझसे, प्लीज़ आप मुझे माफ़ कर दें। मैं हर उस इंसान से माफ़ी मांग लूँगा जिसे मेरी ज़ात से तकलीफ़ पहुँची। इब्तिहाज हाकिम खान की पेशानी पर अपना सर टिकाए। मुझे माफ़ कर दें, बहुत बड़ा गुनाह सरजद हो गया मुझसे, प्लीज़ आप मुझे माफ़ कर दें। मैं हर उस इंसान से माफ़ी मांग लूँगा जिसे मेरी ज़ात की वजह से तकलीफ़ पहुँची। इब्तिहाज हाकिम खान की पेशानी पर अपना सर टिकाए आंसुओं के दरमियान बोला, अब रोने से क्या होगा? अब पछताने से क्या किसी की ज़िंदगी पहले जैसी हो जाएगी? किसी की लूटी हुई इज्जत वापस आ जाएगी? नहीं इब्तिहाज खान, तुमने बहुत जुल्म किया है, बहुत से मासूम घरों को तबाह किया है, कितनी मासूम लड़कियों को मौत के घाट उतार दिया है। अगर वो तमाम लोग भी तुम्हें माफ़ कर दें इब्तिहाज खान, तो क्या तुम खुद को खुद माफ़ कर पाओगे? क्या तुम्हारा ज़मीर तुम्हें सुकून से रहने देगा? तुम उस बोझ के साथ कैसे ज़िंदगी गुजार पाओगे? इब्तिहाज खुद से सवाल करता नफ़ी में सर हिलाने लगा। उसकी आंसुओं में रुंधी आवाज़ पहले से ज़्यादा तेज़ होती जा रही थी। हाकिम खान का जस्दे खाकी जैसे ही उठाया जाने लगा, इब्तिहाज खामोश नम नज़रें लिए लरसते होंठों के साथ हाकिम खान के सुर्खो सफ़ेद चेहरे को देखने लगा। मरने के बाद भी उनके चेहरे पर एक नर्म मुस्कुराहट उनका अहाता किए हुए थी। हाकिम खान को सपुर्दे खाक करने के बाद तमाम लोग वापस अपने आशियानों की तरफ रवां दवां थे। इब्तिहाज उनकी लाहत के सिरहाने की तरफ बैठ गया। आंखें मूंदे बीते दिनों के बारे में सोचने लगा। शाम के साए गहरे होते जा रहे थे। सुरमई शाम अपने अंदर एक वहशत लिए कब्रिस्तान की सरजमीन पर उतर रही थी। हर जानिब खामोशी का राज था। हल्की हवा मसहूर कुन थी, पत्तों की सरसराहट काबिले समाअत थी। परिंदे अपने आशियानों में मुंह दिए दुनिया से बेनियाज आराम करने में महव थे। लेकिन इस कदर खामोशी के बावजूद भी इब्तिहाज खान के अंदर हर तरफ टूट फूट का शोर था। कोई चीख चीख कर उसे सरजनिश कर रहा था। तमाम मनाजिर स्क्रीन पर चलती फिल्म की मानिद उसकी आंखों के सामने आए थे। न जाने कब रात का पहला पहर शुरू हुआ और रात अपने आखिरी पहर की जानिब तेजी से दौड़ रही थी। इब्तिहाज खान हर चीज़ से बेनियाज हाकिम खान की कब्र से टेक लगाए बीते सालों अपनी गलतियों और कोताहियों के बारे में सोचता रहा। सुबह फजर की अजान के साथ ही जैसे उसे होश आया था। या अल्लाह, जैसे जैसे मुअज्जिन अजान देता जा रहा था, इब्तिहाज का दिल हैयत इलाही से कांपने लगा। इब्तिहाज चीख मारता अपने कानों पर हाथ रखता शिद्दत से रोने लगा। इब्तिहाज को अपने शाने पर एक नर्म और मुलायम गिरफ्त का एहसास हुआ तो उसने जल्दी से गर्दन मोड़कर पीछे देखा। सामने एक सफ़ेद लिबास में मलबूस रोशन चेहरा लिए उधेड़ उम्र शख्स होंठों पर नर्म मुस्कुराहट लिए इब्तिहाज की जानिब ही देख रहा था। क्या बात है बरखुरदार, रो क्यों रहे हो? पुरशफ़क़त आवाज़, नर्म लहजा जैसे ही इब्तिहाज की समाज से टकराया, इब्तिहाज के आंसुओं में रवानी बढ़ती चली गई। सफ़ेद पोश बुजुर्ग ने इब्तिहाज के बहते आंसुओं को बहने दिया। खुद उसके साथ ज़मीन पर बैठकर उसके सर पर दस्ते शफ़क़त रखे उसे दिलासा देने की कोशिश करने लगे। इब्तिहाज अपने आंसू साफ करता उस बुजुर्ग की तरफ देखने लगा जो नर्म मुस्कुराहट लिए उसी को देख रहे थे। दिल का बोझ हल्का होने दो मेरे बच्चे, अपने दिल को आज़ाद कर दो, जितना रोना चाहते हो रो लो, लेकिन याद रखो वो रब तुम्हें बुला रहा है, उसकी जानिब लौट जाओ, उसकी पुकार आई है, वो तुम्हें अपने रास्ते पर चलने की दावत दे रहा है। हिदायत के दर वाह होने लगे हैं तुम्हारे दिल पर हैयत इलाही की कारी ज़रबें लग रही हैं। तुम्हारा दिल खौफ इलाही से मुनव्वर हो रहा है। तुम्हें अपने किए पर नदामत है। राह रास्त तुम्हारे इंतज़ार में है, तुम्हारे कदमों की मुंतज़िर। उठो और अपने मालिक की पुकार पर सर खम कर दो। अपना बोझ उस करीम समी रहमान रहीम के सामने बयान कर दो। अपने कल्ब को ज़िक्र इलाही में मसरूफ़ कर लो। सफ़ेद पोश बुजुर्ग धीमे लहजे में इब्तिहाज को
दावत नमाज देने लगे। इब्तिहाज साकित नज़रों से उनकी जानिब देखता रहा। उनका लहजा ठंडी फुहार की मानिंद इब्तिहाज के घाव खाए सीने पर मरहम का काम करने लगा, लेकिन इब्तिहाज नज़रें झुकाता अपनी हथेली की जानिब देखने लगा। अल्लाह के नेक बंदे, आप शायद मुझे जानते नहीं हैं। इब्तिहाज खान हाकिम खान के सपूत हो ना तुम? बहुत बेहतर जानता हूँ मैं तुम्हें, तुमसे भी ज़्यादा। इब्तिहाज उनकी बात पर सर उठाता उन्हें देखे गया, जिनके होंठों पर उसके तारुफ के बाद भी एक शफीक मुस्कुराहट थी। उसके बावजूद आप मुझ पर लानत करने की बजाय, मुझे कोसने और नफरत की निगाह देखने से बजाय हिदायत कर रहे हैं। इब्तिहाज खुद तरसी से मुस्कुराते हुए बोला। उसकी मुस्कुराहट में दर्द और अजियत का एक जहान आबाद था। मेरा मालिक बेहतर जानता है कि कौन अच्छा है और कौन बुरा। मैं उस मालिक हकीकी का बनाया गुनाहगार बंदा हूँ। मुझे मेरा दीन इजाज़त नहीं देता कि मैं अल्लाह के बंदे पर लानत करूँ। अगर कोई भटक रहा है, अनजान है, नासमझ है, मेरा फ़र्ज़ है कि मैं उसे अल्लाह की नेमतों से बावर करवाऊँ। तौबा के दरवाजे हर वक्त खुले हैं। तुम एक कदम उसकी तरफ बढ़ाओ, वो तुम्हें अपनी रहमत के साए से ढांप लेगा। बेशक उसी इंसान को अल्लाह हिदायत फरमाता है जिसे वो हिदायत फरमाना चाहे और जो हिदायत लेना भी चाहे। अल्लाह तुम्हें अपनी जानिब बुला रहे हैं। लौट जाओ अपने मालिक की बारगाह की तरफ। सकून चाहते हो तो पा लो। वो देखो रास्ता, वो सामने मंजिल है। बेशक सकून तो सिर्फ अल्लाह ही के ज़िक्र में है। चलो उठो बरखुरदार, अपना दुख अपने मालिक को सुनाओ, माफ़ी मांग लो उससे। ऐसा ना हो कि वक्त गुजर जाए, वो तुम्हें बुला रहा है, अपना हाथ थमा दो उसको। बुजुर्ग मस्जिद के बुलंद मीनारों की तरफ इशारा करते, इब्तिहाज के कंधे पर थपकी देते, उसे बाजू से थामे अपने साथ उठाने लगे। इब्तिहाज बेजान कदम लिए रोशन पेशानी वाले बुजुर्ग के साथ चलते हुए मस्जिद के दरवाजे पर पहुंचा। उसके कदम दहलीज पर आकर मस्जिद की रुक गए। कदम मन मन भारी थे, गोया एक कदम उठाने की सकत ना रही थी। इब्तिहाज मस्जिद के दरवाजे के साथ टेक लगाए बैठता चला गया। साहिबा, मामा कहती हैं मुझे अब अपनी नई ज़िंदगी का आगाज़ कर लेना चाहिए और उन्होंने मुझे इस फैसले के लिए आज़ाद कर दिया है। मैं जिसे चाहूँ जीवन साथी मुंतखब कर सकता हूँ और मुझे तुमसे ज़्यादा बेहतर और कोई नज़र नहीं आया। मुझे आज तक किसी लड़की से मोहब्बत नहीं हुई। मेरे सर्कल में लड़कियों की अक्सरियत है, लेकिन इस सब के बावजूद मेरा दिल किसी के लिए रजामंद नहीं। मुझे नहीं मालूम कि तुम्हारा माजी क्या है और न मुझे जानना है। मुझे बस इतना मालूम है कि मुझे आपसे मोहब्बत होने लगी है और जिनसे मोहब्बत हो जाए उनका माजी नहीं देखा जाता, उनके ऐब नहीं देखे जाते। बस दिल के अंदर एक वही इंसान खुदा बन जाता है, सकून बन जाता है। लोग कहते हैं जो औरत आपके इर्द गिर्द से आपको बेनियाज कर दे, आपके आसाब पर तारी हो जाए, उसे अपनी ज़िंदगी में शामिल करने में देर नहीं करनी चाहिए। और मैं चाहता हूँ कि ज़िंदगी के सफ़र का आगाज़ मैं तुम्हारा हाथ थाम कर करूँ। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? हादी अपनी नज़रों का हिसार साहिबा के चेहरे के गिर्द तंग करते बोला। मिस्टर हादी, आप मुझे तुम नहीं, आप ही रहने दीजिए। सफ़रे मुखातिब की थकान मत सहिए। मुस्तकबिल मेरे खुदा के हाथ में है। मैं एक पागल लड़की हूँ जिसका माजी बहुत भयानक था और हाल उससे भी भयानक, जबकि मुस्तकबिल मेरे खुदा के हाथ में है। उसके बारे में मैं ज़्यादा पुरुमीद हूँ भी नहीं। इसलिए बेहतर होगा कि आप किसी अच्छे घराने की बाइज़्ज़त लड़की को चुनकर अपना जीवन साथी बनाइए। साहिबा अपनी आंखों के नम गोशे को हादी से छुपाते हुए आसपास गुजरते लोगों की जानिब देखते बोली, साहिबा, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम्हारा माजी क्या था। मुझे बस इतना मालूम है कि हाल में तुम मेरे साथ हो और मैं इसे बेहतर से बेहतरीन बनाना चाहता हूँ। तुम्हें भी तो किसी से शादी करनी ही है ना, और मुझे भी, और मेरी ख्वाहिश तुम हो। और मुझे ये कहने में कोई यार नहीं कि मेरी पहली मोहब्बत तुम हो और इंशाल्लाह आखिरी भी तुम ही होगी। मैं तुम्हें अपनी ज़िंदगी में शामिल करना चाहता हूँ। हाँ, अगर तुम कहीं और इंटरेस्टेड हो तो तुम्हें मैं अच्छा नहीं लगता तो मैं तुम्हें फोर्स नहीं कर सकता, क्योंकि हम किसी से मोहब्बत तो कर सकते हैं लेकिन किसी को ज़बरदस्ती अपने साथ मोहब्बत करवा नहीं सकते। फ़ैसला तुम्हारे हाथों में है और तुम अपने फ़ैसले में आज़ाद भी। तुम आराम से सोच कर बता सकती हो, फिर मैं मामा से बात करूँगा। और अगर तुम किसी और में इंटरेस्टेड हो तो भी बिला झिझक मुझे बता सकती हो, एक दोस्त समझकर। दोनों खामोशी से नर्म घास को बेदर्दी से अपने कदमों तले रोंदते हुए कदम से कदम मिलाए आगे बढ़ रहे थे। काफ़ी वक्त साथ गुजारने के बाद वो
वो दोनों जैसे ही घर पहुंचे, डॉक्टर जोया को लाउंज में वो अपना इंतजार करते हुए पा रहा था। खैरियत, चुप चुप क्यों हो दोनों, लड़ाई हो गई है क्या? डॉक्टर जोया गैर मामूली खामोशी को नोटिस करते हुए कुछ परेशान होते बोली। नहीं तो क्यों, क्या हुआ? हादी आंखें सुकेड़े सवालिया नजरों से उनकी जानिब देखने लगा। फिर खामोश क्यों हो? हैरत इस बात की है कि तुम्हारे होते हुए घर में खामोशी है और साहिबा भी तुम्हारी छेड़छाड़ से महफूज। तो इसलिए कह रही हूँ कि तुम दोनों की लड़ाई हुई है शायद, जो इस कदर खामोशी चाहिए घर में। तुम बताओ साहिबा, कोई मसला हुआ है क्या? हादी ने फिर से तुम्हें तंग किया? डॉक्टर जोया का रुख अब साहिबा की तरफ था। नहीं, कोई मसला नहीं, इन्होंने तंग नहीं किया मुझे। साहिबा अपने होंठों पर ज़बरदस्ती मुस्कुराहट सजाए बोली तो हादी कनखियों से साहिबा के तासुरात भांपने की कोशिश करने लगा। उसके चेहरे पर सिवाय दुख, परेशानी और उलझन के कोई तासुर नहीं था। खुशी की कोई रमक तक ना थी। मुझे ऑफिस का काम है और सर दर्द भी है बहुत मामा, मुझे एक कप कॉफ़ी बनवा दीजिए, टैबलेट भी साथ ही। गुड नाइट। हादी साहिबा को अपनी तरफ मुतवज्जो देखकर नजरें चुराता अपने कमरे की जानिब बढ़ गया। उसकी आंखों में उभरती नमी और आवाज की लग्जिश साहिबा से महफूज नहीं रह सकी। साहिबा के सीने में दर्द की एक शदीद लहर उठी थी, जिसके आसार उसके चेहरे से नुमाया थे। तुम ठीक हो साहिबा? तुम्हारा रंग इतना जर्द क्यों पड़ रहा है? तबीयत तो ठीक है ना? डॉक्टर जोया की नज़र जैसे ही साहिबा के चेहरे पर पड़ी, वो मुतफिक्र होती उसकी पेशानी पर हाथ रखते बोली, मैं ठीक हूँ, बस ऐसे ही सर में कुछ दर्द था। मैं हादी को कॉफ़ी बना दूँ? मुलाजमा अपने क्वार्टर में चली गई है, उसे आराम करने देते हैं। साहिबा मंजर से हटने के लिए मुस्कुराते हुए जल्दी से किचन की जानिब बढ़ गई। डॉक्टर जोया मुतफिक्र होती साहिबा की पुश्त देखने लगी। पता नहीं क्या हो गया आज दोनों को। डॉक्टर जोया कंधे उचकाते सर झटकती अपने कमरे की जानिब बढ़ गई। यस कम इन। साहिबा कॉफ़ी का मग उठाए जैसे ही हादी के कमरे तक पहुंची, दरवाज़ा बजाने के लिए हाथ उठाया। चंद लम्हों के लिए रुका रहा था हाथ वो, लेकिन अगले ही लम्हे दरवाज़ा नॉक करती हादी की पुकार पर वो उसके कमरे में दाखिल हुई। कॉफ़ी रख दो। हादी आंखों पर बाजू रखे लाइट ऑफ किए लेटा हुआ था। साहिबा की आवाज़ पर आंखों पर रखे बाजू में हरकत हुई, लेकिन उसने बाजू नहीं हटाए, लेटे हुए जवाब दिया। लेकिन उसकी भारी आवाज़ साहिबा के दिल में हलचल मचा गई। साहिबा कॉफ़ी का मग रखते वापस पलट आई, लेकिन जहन दिल और दिमाग वहीं छोड़ आई थी।